और 5 का पंच में शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर में फ्लू क्लिनिक शुरू करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने आज कोविड की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर मुश्ताक राथर कहते हैं कि लक्षण वाले लोगों की कल से कोविड टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में मुश्ताक डार से हमारे संवाददाता शबीर अहमद ने खास बातचीत की। कोविड की तैयारियों के सिलसिले में पूरे मुल्क में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में भी आज सेक्रेटरी हेल्थ ने कोविड की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग में जायजा लिया। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मीटिंग हुई आज आला सतह की, क्या तय पाया मीटिंग में? देखिए, पहले कल हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी साहब है तो उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें हर कोई स्टेट और हर कोई यूटी जुड़ी हुई थी। उधर के सेक्रेटरीज थे और डायरेक्टर्स थे। वहां यही आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते से थोड़ा सा केसेस बढ़ने लगे हैं और हमें कहा कि अलर्ट पे रहा जाए। आज भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने वर्दी भूपेंद्र जी कुमार साहब ने एक मीटिंग ले ली। इसमें तमाम डायरेक्टर्स थे। जम्मू का डायरेक्टर था, कश्मीर का डायरेक्टर था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेज एंड डायरेक्टर स्कीम्स। यही कहा गया है कि हम अपनी तैयारियों और हम देखें कि अगर ये राइज हो रहा है तो टेस्टिंग बढ़ाए, जैसे वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वो पूरा ट्रीटमेंट, वो जो प्रोटोकॉल और हमने स्टार्ट करना है। और आज क्लियर का डायरेक्शन हमें मिली। एक तो जो भी सिम्टोमेटिक होगा उसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। मेरी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो टेस्ट जो भी सिम्टोमेटिक लगे नियर बाई कहीं भी, हमने आज जो कल से ही हमारे को डायरेक्शन मिली थी कि टेस्टिंग हमने अवेलेबल हर एक जगह रखी है, जो चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर की करवानी है टेस्टिंग। अगर कोई चाहे तो मुझे जी टेस्ट करना हम कर देंगे। उसके बगैर भी हमने जो आज सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि आप वो आरटीआई क्लिनिक्स रखे, इन्फ्लुएंजा क्लिनिक्स रखे, ताकि जो भी हमें सिम्टोमेटिक लगे उसको हम टेस्ट करें। उससे क्या होता है, टेस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक चीज डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ की पोजीशन क्या है? अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है। अभी नहीं, हमारा वॉलंटरी टेस्टिंग हो रही है। अगर किसी को चाहिए वहां कर रहे हैं, अगर किसी को सिम्टोमेटिक वो खुद बोले वो हम कर रहे थे। लेकिन जो मास जिस तरह लास्ट टाइम हम कर रहे थे, स्कूल्स में करे हमने, हॉस्टल्स में हमने मैंडेटरी रखा था, अभी वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। हर एक हॉस्टल में ये फैसिलिटी रहेगी, जो करना चाहिए उसका भी, और जो सिम्टोमेटिक लगे कि सिम्टोमेटिक, ये जो इन्फ्लुएंजा ये ओवरलैप होता है, सिम्टम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये तो सेम ही होते हैं, ताकि कोई छूटे ना। और इनिशियली ये टेस्टिंग का यही मतलब है कि जितना अर्ली हम किसी को कैच करें, डिटेक्शन है, उतना ही उसको हम आइसोलेट करेंगे, फैलेगी नहीं। एक चीज, अभी कितने केस हैं हमारे, अगर हम आज की तारीख में? आज अगर एक्टिव केस हमारे पास 70 है, जो हमारे कश्मीर के 70 एक्टिव केसेस है। कल भी 13 केसेस थे, कुछ 4 केसेस थे, उससे पहले 13 आए थे, तो थोड़ा सा ट्रेंड इंक्रीज होने लगा है। एक पिछले हफ्ते हमने देखा था कि काफी लोग बीमार हो रहे थे। पहले कहा गया इन्फ्लुएंजा ए कहा गया, फिर ये भी कहा गया कि वायरस जो है वो कोई, हाँ, H3N2 कहा गया, फिर ये कहा गया कि ये H3N2 भी थोड़ा सा बिहेवियर इसका अलग लग रहा है क्योंकि खांसी देर तक हो रही है। तो क्या ये समझें कि अगर हम टेस्टिंग पे जाएं तो केसेस की तादाद बढ़ सकती है? कुदरती बात है ना कि जो भी, जैसे को आपको मैंने बोल दिया कि ये करना चाहिए। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है, प्रिवेंटिव हिसाब से या उसका ट्रीटमेंट हिसाब के भी प्रोटोकॉल चेंज हो सकता है, ताकि अगर वो कोविड लगे तो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए, वो थोड़ा सा वो ये करे कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले ले, और ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना। कोविड ने भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा कर दिया क्योंकि मिले, हाँ, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। लेकिन डॉक्टरों के ताल्लुक से वही जो हम काफी चेंज आ गई, गुरेज की बात करें, करना की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, लेकिन अभी परेशानियां कई जगहों पे हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए, आपने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी हमने। आज पिछले 2-4 महीने पहले हमने 100 डॉक्टरों का लिस्ट निकाला, जो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने 20 डॉक्टरों का और लिस्ट, जो नए डॉक्टर थ्रू पीएससी आ गए। हमने अपने हिसाब से जहां भी उनकी पोस्टिंग करनी थी, एज पर अवेलेबिलिटी, मैंने क्या देखा पहले कि अपने ज्यादा डिस्टेंस
ना करते हुए नॉर्थ वाले को नॉर्थ में रखे, साउथ वाले को साउथ में रखे, ये जो सेंटर वाला है उसको उसमें रखे, ताकि मेरा दोनों चीज हो। मेरे जो एम्प्लॉयज है, मेरे जो डॉक्टर्स है, उनको भी इतना दूर ना हो कि 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने में लगे। ये वो उस हिसाब से हमने किया कि ऑलमोस्ट हमने 90% जो खाली जगहें थी वो भर दी। उसके बगैर भी आपको पता है कि कहीं जब दूर दराज इलाके में, एक तो यहाँ उस एरिया से या उस डिस्ट्रिक्ट से कम ही लोग आते हैं, और वो जब उनकी पोस्टिंग, हमने एक सिस्टम बनाया जो रोटेशन आपने देखा होगा। टंगडार में लास्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने मंथली बेसिस पे उनको डॉक्टर्स भेजे। इसी तरह आज मैं गुरेज का कहूंगा, हमने गायनिकोलॉजिस्ट जो था, हमने उसको भी गायनिकोलॉजिस्ट 2-2 हमने भेजे ऑन रोटेशन बेसिस। और ये सिस्टम हम वहां चला रहे हैं जहां बिल्कुल हमें लगे कि ज्यादा जरूरत है और डॉक्टर नहीं है। अगर देखा जाए इस टाइम इक्विपमेंट वाइज, मैन पावर वाइज, मशीनरी वाइज गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी स्कीम्स है। आयुष्मान भारत स्कीम है, डायलिसिस प्रोग्राम मेरा चल रहा है, जिसको मैंने लास्ट टाइम ही एक टीम बनी थी जिसने हर एक जगह देखा ये सिस्टम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आओ बात करें जो हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडिक्शन ट्रीटमेंट वो चल रही है। आपका जो दूसरे मतलब इनके बगैर भी एनीमिया मुक्त भारत, वो स्कीम पे हमारा काम हो रहा है। हमारे बाकी जो है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम्स है, उस पे काम हो रहा है। यानी एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने, क्योंकि वो सिलसिला टूटेगा, आपने अभी जब जिक्र किया कि ये जो दूर दराज के इलाके हैं इनमें काफी सारे बैकवर्ड एरियाज के हैं, एक बात चली थी कि जो कैटेगरी से लोग जिनकी सिलेक्शन होती है, चाहे वो बैकवर्ड एरिया की कैटेगरी हो या किसी और कैटेगरी की, कई कैटेगरीज हैं, उन एक बात चली थी कि उन लोगों को अगर उन्होंने सिलेक्शन उस सर्टिफिकेट पे पाई है उनको वहां पे तैनात किया जाए। तो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, यही तो मैं कह रहा था। मैंने यही कोशिश की, मेरी पहली कोशिश रही कि मैं कपवारा वाले को कपवारा में ही रखूं, हंदवारा वाले को हंदवारा में ही रखूं, शुपैया वाले को शुपैया एरिया में ही रखूं। फिर अगर वाले को गुरेज वाले को करना, यस बट देखिए क्या होता है, आपके गुरेज में उतने डॉक्टर नहीं होते हैं, बनते नहीं है कि जितना वो अपने इलाके में करें। सपोज नहीं, बड़े सारे लोग हैं जिनको हमने वहां पोस्टिंग करी। मेरा जो लास्ट का भी आप देखेंगे, जो भी गुरेज का था मैंने गुरेज में ही रखा, जो टंगडार का था मैंने टंगडार में ही रखा। और इन एडिशन टू दैट अब जो ट्रांसफर पॉलिसी आई हम इसमें कर रहे हैं, उसमें ज्यादा ख्याल इन्हीं फार फ्लंग एरियाज का रखा जाएगा। और अगर कोई लेफ्ट ओवर है, सपोज हमारी नजर से गया कि श्रीनगर में कोई बैठा है 10 साल से, वो अपने एरिया में नहीं जा रहा है, फार फ्लंग एरिया को, उनको हम करेंगे जरूर। शुक्रिया डायरेक्टर हेल्थ। और आखिर में खास चीज, हालांकि कई चीजों पे बात हुई, लेकिन खास चीज ये कि अब की बार जो ट्रांसफर ड्राइव होगी, वो लोग जो कैटेगरीज पे सिलेक्शन होके शहरों में बैठे हैं आके, उनको अपनी जगह पे जाना होगा। इसका यकीन दिलाया है डॉक्टर साहब ने। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और की अहम खबर आपको दे दें, सिंथन टॉप में हिमस्खलन के ताल्लुक से ये खबर है। अनंतनाग और किश्तवाड़ की सीमा पर यह हिमस्खलन हुआ है। जेसीबी चालक की मौत की खबर है और मृतक की पहचान जावेद अहमद के तौर पर की गई है। तो इस वक्त की एक अहम खबर, सिंथन टॉप में हिमस्खलन हुआ है और अनंतनाग और किश्तवाड़ की सीमा पर यह हिमस्खलन हुआ है। और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक जेसीबी चालक की मौत हुई है, मृतक की पहचान जावेद अहमद के तौर पर की गई है। पांच का पंच में एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में एसीबी ने फुटबॉल बिरयानी घोटाला मामले में जिला फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा और गिरफ्तारियों की उम्मीद की जा रही है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ $54,000 के बिरयानी घोटाले का खुलासा किया गया था। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से लगभग प्राप्त $57,000 के धन की हेराफेरी के लिए GKFA अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एसीबी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इंडिया और मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप जैसे टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए JKSC के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धन का ठीक से उपयोग नहीं किया गया था। सोपोर के एक स्थानीय कश्मीरी मुश्ताक अहमद भट्ट द्वारा
एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि JKSC और अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा जम्मू कश्मीर में फुटबॉल गतिविधियों के संचालन के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया था। और चलिए इस अहम खबर पर डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबीर मीर श्रीनगर से। शबीर, आपसे जानना चाहिए, जो दर्शक जो नाज़रीन अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या है ये पूरा मामला और अभी तक कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची है? देखिए ना, पहले कार्रवाई का कहें, ये 2022 में केस दर्ज हुआ था। जुलाई में पहली FIR दर्ज हुई थी और 43,06,500 रुपए की रकम का पहला FIR दर्ज हुआ था कि ये बिरयानी कागजों पे पकाई गई है। यानी बिरयानी कहा गया कि ये प्लेयर्स के रिफ्रेशमेंट के लिए दी गई, लेकिन दी नहीं गई, जाली बिल डाले गए थे। और इस केस में कई लोगों का नाम था, जिसमें साबिक फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जमीर ठाकुर, खजानची और फयाज शख्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। उनकी पहली गिरफ्तारी हुई है इस केस में, पहली गिरफ्तारी। केस चल रहा था, लंबी इसकी जांच के बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। ये फयाज अहमद जो शख्स है, ये असल में हुआ ये था कि 2016 के आसपास जब यहाँ पे काफ़ी शोरिश थी, काफ़ी हंगामा चल रहा था, उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई फंड्स आए थे कई प्रोग्रामों के लेके, काफ़ी खेल सरगर्मियाँ थी, उनको लेके 50 लाख का एक फंड आया था जिसका ये एक FIR है। 50 लाख के उस फंड में ये दिखाया गया, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के बारे में ये दिखाया गया, अलग से एक 50 लाख के फंड के इवज में जो स्पोर्ट्स काउंसिल उनको एक बिल दे दी गई, उन्होंने ये फंड दे दिया था फुटबॉल एसोसिएशन को। उनके इवज में उनको 43,06,500 का बिरयानी के बिल दिए गए। कहा गया कि ये प्लेयर्स की रिफ्रेशमेंट के लिए दिए गए। जैसा कि आपने बताया कि बाद में सोपोर का एक शख्स है, एक खिलाड़ी है, जिसने ये केस दर्ज कर दिया और ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। इसमें और चीजें भी जमा हो गई बाद में कि खरीदारी और भी हुई है और केसों में हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये मल्टी करोड़ यानी 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास ये पूरी खुर्द-बुर्द है। अलग अलग FIR है, लेकिन फिलहाल जो बिरयानी का केस है 43,06,500 रुपए की या जाली रसीद भरने का, उसमें पहली गिरफ्तारी अब हुई है। फयाज अहमद जो है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का यानी J&K फुटबॉल एसोसिएशन का एक रुकन और फुटबॉल एसोसिएशन का एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सदर है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। शहीदगंज पुलिस स्टेशन में वो फिलहाल हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी शबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बदनवानी पे हर तरफ से कदगन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर भी क्या इसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि बेहद अहम ये मामला रहा है, काफी सुर्खियों में रहा है, आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। देखिए है ना, जो आम कार्रवाइयां हो रही हैं उससे हटके केस है, क्योंकि केस सोपोर से एक खिलाड़ियों का एक ग्रुप था, इसमें दो धड़े बन गए थे जो पुरानी फुटबॉल एसोसिएशन के ये केस निकाल रहे थे बाहर के, उन्होंने कहां पे क्या क्या कांड किया, क्या क्या घोटाला किया है। उस घोटाले की एक कड़ी ये थी। ये तब उस दौर में हुआ था जब यहाँ पे सरकार BJP PDP की थी, ज़्यादातर मुकाबले उसी दौरान हुए थे। 2016 जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आसपास जब काफ़ी शोरिश थी, उस दौरान फंड्स आए थे। लेकिन इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट J&K फुटबॉल एसोसिएशन पे कई केस हैं और ये एंटी करप्शन जो है वो कई केसों की तहकीकात कर रहा है। और हमारी जो इतलात फिलहाल हैं वो ये हैं कि इस केस में और गिरफ्तारियां जल्दी मुतवक्का है, क्योंकि ये FIR कई लोगों के खिलाफ है। ये जो 43,06,500 का FIR है, इसमें SS बंटी भी है, इसमें जमीर ठाकुर जो प्रेसिडेंट उस वक्त थे फुटबॉल एसोसिएशन के वो भी हैं, खजानची हैं, ये फयाज अहमद जिनको गिरफ्तार किया गया है, और भी 2-3 केस हैं जिसमें यह कहा गया कि इस केस के दौरान काफ़ी चीज़ें खरीदी गई हैं, वो भी नकली बिल पाए गए हैं, और जो अलग अलग सामान खरीदा गया खेल के ताल्लुक से, खिलाड़ियों के ताल्लुक से, उस सिलसिले में भी इसकी हो रही है। हाँ, ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी सारे मामलों में, पुराने मामलों में भी आजकल तहकीकात हो रही हैं, लेकिन इस केस में खास तौर पे विसल ब्लोअर जो था, जिसे हम विसल ब्लोअर कहेंगे, वो एक खिलाड़ी था सोपोर से, एक खिलाड़ी था जिसने केस वो जो लेके गया था, पहले CBI के पास गया था, फिर CBI ने उन्होंने उनको बताया कि ये बेहतर तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो कर सकता है, और इतनी लंबी तहकीकात के बाद
पहली गिरफ्तारी हुई है और कहा यह जा रहा है कि और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शब्बीर मीर, जो कि इस मामले पर तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। 5 का पंच में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और 5 का पंच में एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से है। जल शक्ति विभाग में नहीं रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह बयान दिया है। क्लीन वेज कंपनी के साथ नहीं होगा कोई एग्रीमेंट। एक विशेष कंपनी के तहत रखे गए थे ये कर्मचारी। पूर्व सरकार के समय जल शक्ति विभाग का ये मामला है। जल शक्ति विभाग को लेकर कटौती प्रस्ताव गिरा। जल शक्ति विभाग में अब शिमला से ही ट्रांसफर होगा। डिप्टी सीएम ने सदन में इन तमाम बातों का ऐलान किया है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस अहम मामले पर आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, आज बड़ी बात, दरअसल कटौती प्रस्ताव आज विधानसभा में आया था जल शक्ति विभाग को लेकर, और उसका रिप्लाई देते हुए उप मुख्यमंत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर आउटसोर्स कंपनी को फोकस करते हुए कहा कि इस कंपनी के ऊपर पूर्व की जयराम सरकार ने विशेष मेहरबानियां दिखाई, जिसके चलते 517 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो कार्य कर रही हैं, उनमें आउटसोर्स कंपनी इस कंपनी के तहत रखे गए, और लगभग 2300 के करीब कर्मचारी हिमाचल प्रदेश जो आउटसोर्स पर हैं वो इस कंपनी के माध्यम से रखे गए हैं, और 40 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है। बड़ा सवाल उन्होंने विधानसभा में उठाया, और एक और उन्होंने बात कही कि वर्तमान सरकार 5 साल जल शक्ति विभाग में इस कंपनी की कोई भी सेवाएं नहीं लेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ब्लैकलिस्ट इस कंपनी को आउटसोर्स के लिए कर दिया है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग मुकेश अग्निहोत्री ने नहीं किया है। इसके अलावा कटौती प्रस्ताव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों ने प्रस्ताव रखे थे, जिनके ऊपर लंबी चर्चा हुई। रिप्लाई में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार के तहत जल शक्ति मिशन करके एक योजना लाई थी, और पूरा जो फंड था वो जल शक्ति विभाग का, आईपीएच विभाग का इस योजना के तहत इन्वेस्ट किया गया। पूर्व की सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर और स्रोतों के रखरखाव पर, हम जिनको सोर्सेज हम कहते हैं, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, जिसके कारण प्रदेश में हालात ये होगी कि पाइपों का जाल पूरे प्रदेश में फैल गया, लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ पाया, क्योंकि सोर्सेज जो पानी के थे, वाटर सोर्सेज जिनको कहते हैं, वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाए। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि जल सिंचाई के क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 90% के करीब आबादी गांव है और मुख्य व्यवसाय खेती है, और लोगों को सिंचाई की व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना होता है। लेकिन पूर्व की सरकार के समय इस व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, और जो पूरा फंड था वो जल शक्ति मिशन के तहत ही किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1400 के करीब परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर कार्य चल रहा है, और वर्तमान प्रदेश सरकार उनके ऊपर फोकस करेगी और उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि आज कटौती प्रस्ताव के तहत ये मुद्दा गरमाया रहा, चर्चा इस पर होती रही। सत्ता पक्ष की, विपक्ष की तरफ से काफी विधायकों ने इसके ऊपर अपने विचार रखे, और डिनोटिफिकेशन का मुद्दा एक बार फिर इस कटौती प्रस्ताव के तहत उठा, और विधायकों ने डिमांड रखी कि जो बंद किए गए हैं संस्थान आईपीएच विभाग के तहत, जल शक्ति विभाग के तहत, उनको दोबारा से खोला जाए। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो बेहद अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा, जो कि इस अहम मामले पर तमाम तफसीलात दे रहे थे। आपको बताया कि जल शक्ति विभाग में नहीं रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सदन में ये बयान सामने आया है। तो 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल ही, नमस्कार।